स्वागत है सभी का टीचिंग मंत्रा पर। मैं सोनम आज आपके बीच समक्ष हुई हूं मैथ्स पेडागोजी की क्लास को लेकर, जो कि आपकी एचटेट पात्रता परीक्षा के लिए होने वाली है, जो कि आपका हरियाणा में एग्जाम रहता है, उसके लिए आज हम ये करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैथ्स आपके जो है दीपक सर करवा रहे हैं एप्लीकेशन पर, जो कि कंटेंट को लेकर है, जिसमें पीआरटी का बैच चल रहा है आप सभी का, पीजीटी का बैच चल रहा है और टीजीटी का बैच चल रहा है। ठीक है जी, तो ये बैचेस आपके चल रहे हैं एप्लीकेशन पर दीपक सर के साथ में, जिसमें पेडागोजी कवर करूंगी मैं, और यूट्यूब पे भी आपके साथ पेडागोजी का सेक्शन मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं पेडागोजी की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज हम कवर करने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा, पहला हम करेंगे एचटेट पीआरटी 3 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था, उसमें जो पेडागोजी के क्वेश्चन आए थे उसको हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहां पर कहता है, गणित तर्क प्रवृत्ति को मन में व्यवस्थित करने का और बसाने का एक तरीका है। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है? लोक के द्वारा दी गई है, गैलीलियो के द्वारा दी गई है, ब्रूनर के द्वारा दी गई है, या फिर नेपोलियन के द्वारा दी गई है? देखिएगा मेन फोकस इसका किस पे है? तर्क पे है। तो कहता है गणित तर्क प्रवृत्ति को मन में व्यवस्थित करना, कि तर्क बच्चा कैसे करता है और अपने मन में व्यवस्थित कैसे करता है, उस पर जो है बात की गई है। तो यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा जानेंगे फिर। यहां पर देखिएगा इसका राइट आंसर होगा लोक के द्वारा। ठीक है जी, क्या होगा? लोक के द्वारा। ऑप्शन ए। कैसे? ये देखिएगा यहां पर, ये है आपके लोक के अनुसार क्या कहा गया है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क, क्या कहा इसने? मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत जो है स्थापित हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा कार्य करता है गणित में, तो बच्चे की तर्क और यहाँ पर करने की जो स्थिति है वो मन और मस्तिष्क में जो है आदत स्थापित कर देती है। गणित मन में तर्क की स्थायी आदत, क्या कहा इसने? स्थायी आदत को जो है विकसित कर देती है। तो ये बात किसने कही थी? जॉन लॉक के द्वारा जो है कही गई है। ठीक है, चलिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। यहाँ पर कहता है, एक गणित की कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक कहता है, दो पूर्णांकों का सर्वनिष्ठ भाजक सार्वभाजक वह संख्या है जो कि दोनों दिए गए पूर्णांकों को विभाजित करती है। तो यह क्या है? प्रस्ताव है, परिभाषा है, समसिद्ध है, या फिर मुक्त वाक्य है? तो जल्दी से बताइएगा ये क्या होगा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। बताएंगे जल्दी से सभी। चलिए देखिए यहां पर क्या कहा इसने कि दो पूर्णांक है। जैसे कि यहां पर मान लीजिए 8 और 12। ठीक है, ये आपके किससे डिवाइड होते हैं? 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको जाना है। तो आप जानते हैं ना, एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो मतलब सभी को काट दे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? जो इन दोनों नंबर को ही काट रही है। तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या 4 है, जो दोनों को ही क्या कर रही है? कट कर रही है। तो ये दोनों पूर्णांकों को है काट रही है, तो विभाजित करती है। तो यह क्या है? एक परिभाषा है। जैसे कि आप कहते हैं ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो नंबरों को काट दे। ठीक है, तो वो क्या होती है? परिभाषा होती है। तो राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि परिभाषा होगा। ठीक है, चलिएगा। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। यदि किसी विद्यार्थी को ज्यामिति के प्रमेयों पर आधारित प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है, तो निम्नलिखित में से किस विधि को शिक्षक को जो है अपनाना चाहिए? एक टीचर को क्या अपनाना चाहिए कि जिससे बच्चे को सहायता मिले सीखने को? किसके बारे में? ज्यामिति के प्रमेयों के बारे में। तो यहाँ पर कहता है विद्यार्थी को दंडित करना ताकि वह गलती ना दोहराए, कि बच्चे को क्या कर दे? आप दंड दे दे ताकि बच्चा गलती को दोहराए नहीं। बच्चे के दंड देने से उसकी गलती दूर नहीं होगी, बच्चे को कंसेप्ट सिखाने से यहाँ पर गलती दूर होगी। तो दंडित बच्चे को कभी भी नहीं करना है। ठीक है जी। फिर कहता है विद्यार्थी को प्रमेय रटने के लिए कहना, रट्टाफिकेशन कभी भी नहीं कराना, मेमोराइजेशन कभी भी नहीं कराना।
बहुसंवेदी मॉडल और शिक्षण सामग्री के उपयोग से विभिन्न ज्यामिति प्रेमियों को समझने में और उनके अनुप्रयोग में विद्यार्थी की सहायता करना। कि आप क्या कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बच्चे के सामने प्रेजेंट कर देंगे, शिक्षण सामग्री उपयोग के लिए बच्चे के सामने प्रेजेंट कर देंगे ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थी को हल की गई समस्याओं को चरणों में श्याम पट से देखकर लिखने के लिए कह देना कि जैसा मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूं वैसा ही आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो ये भी बच्चे के सीखने का तरीका नहीं है। ठीक है, तो डी भी क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि बहुसंवेदी मॉडल, इस प्रकार का मॉडल आप बच्चे के सामने प्रेजेंट कर देंगे जहां पर जो है अनेक प्रकार के मॉडल प्रेजेंट किए गए हैं आपकी प्रेम को लेकर। ठीक है, तो इस प्रकार का मॉडल प्रेजेंट कर देंगे, या फिर शिक्षण सामग्री जिसमें आपका जो है इस प्रकार के मॉडल आते हैं जिससे आप क्या है ज्यामितिक कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है जी, क्या सीखते हैं, ज्यामितिक कंसेप्ट आप सीखते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, ज्योमेट्री बोर्ड आप प्रेजेंट कर देंगे जिससे आप क्या सीखते हैं, ज्यामितिक कंसेप्ट सीखते हैं, जहां पर इस तरह के बिंदु होते हैं। रबड़ के माध्यम से आप क्या करते हैं, शेप्स को बनाते हैं, चाहे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, इस प्रकार की शेप बच्चे को बनाना सिखाते हैं। तो बच्चे को जब आप इसके सामने सिखाएंगे, मूर्त चीजों से सिखाएंगे, अनेक प्रकार के मॉडल से सिखाएंगे, तो बच्चा बेहतर तरीके से जो है कंसेप्ट को सीख जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये सारे क्वेश्चन एचटेट में, पीआरटी में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी हम टीजीटी के भी करने वाले हैं, तो पहले हम पीआरटी के यहां पर देखते हैं। गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट तरीका पूछा गया है। केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, कि जहां पर बच्चे की कमी आ रही है सिर्फ उतना ही आप बच्चे को पढ़ा दो, नहीं, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट आपको करना है। तो बच्चे को सभी चीजें सिखानी है, ना कि उसकी कमी को आपने पूरा कर देना है। शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, आप बच्चे को मोटिवेट करें, है ना, ताकि उसकी जो है कार्य करने की शैली क्या है, बढ़ जाए और बच्चा यहाँ पर जो है उसकी क्षमता जो है विकसित हो जाए कार्य को करने के लिए। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर कर देना, कि बच्चे की कमी कहां पर आ रही है, कहां पर बच्चा कार्य नहीं कर पा रहा है, सिर्फ उसी गैप को आप फील कर देंगे, सिर्फ उतना ही पार्ट आप बच्चे को बता देंगे, नहीं, उससे भी बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए केवल वाली बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना, भाई अलग अलग डिफरेंट स्टाइल के बच्चे होते हैं, है ना, बहुभाषिक बच्चे होते हैं, कोई बच्चा देखकर अच्छा सीखता है, कोई सुनकर अच्छा सीखता है। तो बच्चे को जो है अनेक तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि अलग तरह से बच्चा जो है हर चीजों को यहाँ पर समझ पाए। तो एक तरह से बच्चे को कभी भी नहीं पढ़ाना है। तो शिक्षार्थी को उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि बच्चा का ऑल ओवर डेवलपमेंट यहाँ पर हो पाए। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बी सही है जिन्होंने भी दिया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता। हमें फोकस करना है नहीं पर नोट को देखते हुए हमें आंसर करना है, यानी कि गलत वाला आंसर देना है। मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग द्वारा छात्रों को गणितीय अवधारणाओं को समझने की सहायता करना, बिल्कुल सही है। जब आप बच्चे को मूर्त चीजों से सिखाएंगे, यानी कि उसके सामने वो प्रेजेंट होंगी, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। छात्रों को गणित की परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्थान सुनिश्चित करवाना, कि आप एक ही स्थान पर बैठकर जो है कार्य करेंगे। ठीक है, ये कहता है छात्रों की गणित अधिगम के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ाना, बिल्कुल सही है कि बच्चे को जो है आप डिफरेंट स्टाइल से सिखाएंगे ताकि बच्चा क्या ले पाए, उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए बच्चे की और बच्चा सीखता चला जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है। खेल, पहेलियों और निदर्श का उपयोग करते हुए गणितीय समस्या समाधान पर केंद्रित गतिविधियां करवा देना, कि आप खेल खेल में पहेलियों के माध्यम से बच्चे को सिखा दे सभी कंसेप्ट, ताकि बच्चा आसानी से उन चीजों को सीख पाए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन छात्रों को गणित की परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्थान सुनिश्चित करवा देना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गलत ही यहाँ पर हमसे पूछा गया है, नोट के लिए पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां पर देखिएगा मूर्त शिक्षण सामग्री, ये सब क्या होते हैं देखिएगा। देखिए गणित के साधन होते हैं जैसे कि गिनतारा,
अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। अबेकस का इस्तेमाल स्थानीय मान पढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये अबेकस है जिसका यहाँ पर स्थानीय मान प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इस प्रकार की मूर्त चीजों से जब आप बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा क्या है, बेहतर तरीके से सीख पाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर डाइस ब्लॉक के माध्यम से भी बच्चा क्या सीख पाता है, प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट बच्चा सीख पाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1, 10, 100, 1000, तो यहाँ पर बच्चा प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट जो है सीख जाता है। किससे? डाइस ब्लॉक के माध्यम से सीख जाता है। फिर देखिए जियोबोर्ड, इसका उपयोग बच्चे को त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी ज्यामिति आकृतियां दिखाने के लिए जो है किया जाता है, जिससे बच्चा ज्यामिति कंसेप्ट जो है सीखता है। भाई कहने का अर्थात ये है कि मूर्त चीजों के द्वारा बच्चे को सिखाना, जैसे कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा था। तो मूर्त चीजें जब इस तरह का बोर्ड आप बच्चे के सामने लेकर आएंगे जहां पर उभरे हुए डॉट होते हैं और रबड़ के माध्यम से आप सभी ज्यामिति आकृतियां बच्चे को बनाना सिखाते हैं, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो बच्चा आसानी से सीखेगा और रुचि लेकर सीखेगा। बच्चे की रुचि इनमें उत्पन्न होगी तो बच्चा बेहतर तरीके से वहां पर सीख पाएगा। ठीक है, चलेगा। तो यहां पर देखिएगा जियो बोर्ड का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। और ग्राफ पेपर के बारे में बताया गया है। ठीक है, मोतियों की माला, जहां पर बच्चा क्या करेगा, यहां पर मोतियों को काउंट करेगा तो सही बच्चे की काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर देखिए कहेंगे ना कि 4 यहाँ पर क्या है, सफेद मोती हैं और आपके काले कितने हैं, 6 हैं, तो बच्चा मोतियों को यहाँ पर गिन लेगा और यहाँ पर ऐड कर देगा, तो बच्चे का यहाँ पर सही से हिसाब आ जाएगा। ठीक है, और खेल खेल में ही सभी कार्य बच्चा सीख जाएगा। चलिएगा, ये है 10 ग्राम, जहां पर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको जोड़कर बच्चा आकृतियां बनाता है। जैसे कि आपने देखा ये छोटे टुकड़े थे, बच्चे ने आकृतियां बनाई 1, 2, 3 की, या फिर ABCD की, या फिर कोई भी शेप बच्चे ने बनाई, तो बच्चा खेल खेल में जो है कार्य को सीख जाता है। ठीक है, तो कहने का अर्थात यही है कि खेल खेल में बच्चे को सिखाना है, इन तरीकों से सिखाना है जिससे बच्चा बेहतर तरीके से जो है सीख पाए। चलेगा, तो देखिएगा ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा और ये क्या क्या संसाधन होते हैं ये सभी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये पूरा पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिएगा ये है हमारा टेलीग्राम, टीचिंग मंत्रा टेलीग्राम, जिस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर पिन कर दिया है कमेंट सेक्शन में, तो आप वहां पर टेलीग्राम पर जुड़कर ये पीडीएफ पा पाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम बात करते हैं। शिक्षिका छात्रों को कागज पर पैमाने पेंसिल की सहायता से कुछ चतुर्भुज बनाने को कहती है ना। कागज पर जो है क्या कहती है, पेंसिल से कुछ चतुर्भुज बनाने को कहती है। फिर वे उन्हें चांदे से चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कर प्रत्येक चतुर्भुज के कोणों का योग ज्ञात करने को कहती है। छात्र यह बताते हैं कि प्रत्येक चतुर्भुज के कोणों का योग लगभग क्या है, 360 या फिर पूरा 360 है। यह उदाहरण किस शिक्षण विधि को दर्शाता है? पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहां पर क्या कह दिया, यह उदाहरण किस शिक्षण विधि को दर्शाता है। उदाहरण की बात कह दी है इसने। देखो वैसे तो देखिए यहाँ पर पेपर पर, कागज पर पेंसिल से काम करने को कहा, फिर चतुर्भुज गिनने के लिए कहा इसने, कोणों को ज्ञात करने के लिए कहा, उनका योग करने के लिए कहा, फिर बच्चे ने 360 कर दिया। बच्चे ने सारी चीजों का क्या कर लिया, विश्लेषण कर लिया, है ना। क्या कर लिया, विश्लेषण कर लिया कि छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटे छोटे टुकड़े क्या उदाहरण से क्या बना दिया, पूरा कंसेप्ट बच्चे ने बना दिया। तो यहाँ पर आप क्या जानते हैं, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की जनरल चीजों से आप किसी कार्य को कर रहे हैं। शिक्षक केंद्रित विधि ये है नहीं, है ना, तो शिक्षक केंद्रित विधि के बारे में पूछा नहीं हुआ, उदाहरण की बात की है। निगनात्मक विधि वो होती है जहां पर आप नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। यहां पर याद रख लीजिएगा, जहां पर निगनात्मक में नी आता है तो नियम से उदाहरण की ओर, फिर है आपका आगनात्मक में ऊ आता है तो उदाहरण से नियम की ओर आप कार्य करते हैं। तो बात क्या की इसने, यह उदाहरण किस शिक्षण विधि को दर्शाता है, तो उदाहरण किस विधि को दर्शाता है, आगनात्मक विधि को, क्योंकि ये उदाहरण से नियम की ओर जो है कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। राइट क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सभी का बिल्कुल सही है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। इसका मतलब ये कंसेप्ट आप सभी का क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। अभिगृहित एक्सोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उचित है? अभिगृहित कथन बीजीय सर्वसमीकाओं से संबंधित कथन होते हैं।
अभिकृत गणित का ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें सिद्ध या फिर असिद्ध जो है नहीं किया जा सकता। अभिकृत साध्य हैं जो प्रमेय के समान होते हैं। अभिकृत केवल परिभाषाएं होती हैं। देखो यहां पर देखिएगा, केवल जहां पर आ जाता है वो तो देखिए एक तरफा बात हो जाती है, वो तो अपने आप ही गलत हो गया। बाकी ये तीन है, इन तीनों में से क्या राइट आंसर होगा जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर जो है अभिकृत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी। और एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे भाई, है ना। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर क्लास को अटेंड कर पाए मैथ्स पेडागोजी की। आप सभी की डिमांड आ रही थी भाई सर के पास, है ना, कि मैथ पेडागोजी हमें करवाई जाए। तो सभी स्टूडेंट हाजिर क्यों नहीं है भैया? सी, ओके। चलिए देखिए ये क्या है, अभिकृत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उचित है। ये देखिए एक परम सिद्ध है, ठीक है। एक ये क्या है, कथन है। अभिकृत जो होता है ना, एक फैक्चुअल कथन है जिसको सिद्ध या फिर असिद्ध करने की जरूरत हमें नहीं होती है, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ पर बता दूं अभिकृत के बारे में कि ये एक कथन होता है जिसको सिद्ध या असिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप से ही एक फैक्ट होता है, ठीक है, एक फैक्ट होता है। तो यहाँ पर सिद्ध या असिद्ध इसको जो है कभी भी नहीं किया जा सकता, ये आपको जो है याद रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सी, सी कैसे दे? अभिकृत साध्य है जो प्रेम में समान होते हैं, नहीं, प्रेम में नहीं होता, ठीक है। आपने चलिए इसकी पूरा पेडागोजी आपको पढ़ानी पड़ेगी। एक मिनट रुकिए। चलिएगा ये क्या होता है, देखिए ये एक्सोमिक क्या होता है कि एक कथन होता है जो कि फैक्ट होता है। जैसे कि आपको मैंने कहा कि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? ए स्क्वायर, फैक्ट है भाई, है ना। तो इसको बदला नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता तो वो क्या है, यहाँ पर उसको सिद्ध या फिर असिद्ध भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो आपका फिक्स है कि वही होगा, उसको बदला नहीं जा सकता है, तो उसको सिद्ध या फिर असिद्ध भी नहीं किया जा सकता है। यही होता है अभिकृत, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? अब जल्दी से बताएंगे, क्लियर है? अगर यहां पर आप पढ़ेंगे ना वैन हिले की थ्योरी, वैन हिले की थ्योरी, उसमें पांचवा ही टाइप, ठीक है, उसमें 5 टाइप है, पांचवा ही टाइप आपका ये है अभिकृत, ठीक है। तो आपको वैन हिले की थ्योरी का पूरा कंसेप्ट जो है पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर सिद्ध नहीं करते हैं, उसको आपको बताते हैं कि ये कंसेप्ट बना कैसे है, ठीक है, वो बना कैसे है वो बताया जाता है, ना कि उसको सिद्ध किया जाता है, ठीक है। चलिएगा चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रमेय के संदर्भ में सही नहीं है? इसने क्या कहा कि कौन सा सही नहीं है, नोट के लिए पूछा है। तो ये कुछ निश्चित गणितीय तथ्यों के बारे में सत्यता के सामान्यीकृत कथन है, बिल्कुल है। ये गणितीय रूप में सिद्ध किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। देखो यहाँ पर वो क्या था, कंसेप्ट था, जहां पर मैंने आपको बताया जाकि अभी आप कह रहे थे ना कि इसको सिद्ध किया जा सकता है, प्रेमय को सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है, जो प्रेमय होती हैं उनको सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन जो फैक्ट है यानी कि कथन है, फॉर्मूलाज हैं,
उनको सिद्ध या फिर असिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको सिर्फ हम बनाकर दिखा सकते हैं कि ये बने कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमेय को जो है सिद्ध किया जा सकता है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है। अप्रमाणित प्रमेय को अनुमान कहते हैं। देखो यहाँ पर देखिएगा, सत्यता के सामान्यीकृत कथन है, बिल्कुल सही है, इसको सिद्ध किया जा सकता है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका नहीं, एकमात्र तरीका नहीं, अनेक तरीके जो है इसको सिद्ध करने के होते हैं। अप्रमाणित प्रमेय को अनुमान कहते हैं। भाई अनुमान तब तक लगाया जा सकता है जब तक आप उसको सिद्ध करके नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक उस पे जो है अनुमान आप वहां पर लगाकर देख सकते हैं। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? जल्दी से बताएंगे क्लियर है? बिल्कुल, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं एचटेट टीजीटी दिसंबर 2023 के क्वेश्चन। ठीक है, टीजीटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा सीखने पर जोर देती है। क्या सीखने पर जोर देती है? पढ़कर सीखने पर जोर देती है, लिखकर सीखने पर जोर देती है, कार्य करके सीखने पर जोर देती है, या फिर आनंद लेकर सीखने पर जोर देती है। तो आपको बताना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है किस पर यहां पर जोर देती है। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। प्रगतिशील शिक्षा किस पर जोर देती है? आपको पढ़कर समझने पर, लिखकर, करके देखने पर, आनंद लेकर करने पर। बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। सी, कार्य करके करने पर जो है जोर देती है। कैसे है ये कंसेप्ट देखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा जो इस बात पर जोर देती है कि सीखना केवल क्या है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही होता है। हमारे व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही होता है कि हम उसको किस प्रकार से कार्य करते हैं। बच्चों को अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर उसको बनाना है, और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देखना है। करके सीखने को क्या देना है, बढ़ावा देती है। तो यही क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो वास्तविकता की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करती है, कौन सी करती है? संबंधवाद, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और शिक्षा शास्त्र। जल्दी से बताइएगा किस पर जो है ध्यान केंद्रित करती है। देखिए आज की क्लास में हम कर रहे हैं पीवाईक्यू, और इससे संबंधित क्वेश्चन की क्लास एक और हम करेंगे यहाँ पर यूट्यूब पे मैराथन के रूप में। ठीक है, तो उस क्लास को भी आप सभी ज्वाइन करेंगे। बाकी अगर आप कोई कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, है ना, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं कि मैम ये वाला कंसेप्ट हमें पूरा करवा दीजिए पैडागोजी को लेकर। ठीक है, चलिएगा। तो ये किस पर आपका ध्यान केंद्रित करती है? तत्व मीमांसा पर करती है। कैसे करती है आइएगा यहाँ पर देखते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो वास्तविकता की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करती है, उसे क्या कहा जाता है? तत्व मीमांसा कहलाती है। यह दर्शन शास्त्र की एक क्या है, प्रमुख शाखा है। और इसके बाद देखिएगा और कौन कौन सी शाखा इसमें शामिल है। दर्शन शास्त्र की अन्य शाखा जिसमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और आपकी राजनीतिक दर्शन, ये भी क्या है, इसमें शामिल हैं। आप ये 5 जो है याद रखेंगे, क्योंकि इस बार आपका किससे पूछा गया? तत्व मीमांसा से पूछा गया। नेक्स्ट टाइम आपका ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा या फिर आपका राजनीतिक दर्शन से भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, मैथ्स पेडागोजी के और कंसेप्ट करवा दें। ठीक है, करवा देंगे। चलिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर मूल्य मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो सिद्धांतों और मूल्यों के अध्ययन पर विचार करती है, और इन मूल्यों को 2 मुख्य प्रकारों नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा? यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मूल्य मीमांसा में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका कि नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र में विभाजित जहां पर किया जाता है वो आपका दर्शन शास्त्र के किस मीमांसा में आता है, इस तरह से पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। जैसे कि आपका तत्व मीमांसा से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये आपका तत्व मीमांसा हो गया, ज्ञान मीमांसा हो गया, जहां पर दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो इस बात पर विचार करती है कि लोग जो जानते हैं उसे कैसे सीखते हैं। ज्ञान की यहाँ पर मीमांसा होती है कि कैसे ये कार्य हुआ, है ना, उनके अंदर जो है एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कोई काम हुआ तो ये कैसे हुआ, कहाँ गया, क्यों का आंसर उन्हें चाहिए होता है। तो वो आपकी होती है ज्ञान मीमांसा। ठीक है,
और यहाँ पर राजनीतिक दर्शन जो कि आपकी राजनीति से मतलब जुड़ी होती है, तो वो आपकी उसमें आती है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी है। तो आप ये जो है पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो भी ये लिखा हुआ है तो सारा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलिएगा, तो राइट क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, विशेष शिक्षा का संबंध है प्रतिभाशाली छात्रों से, दिव्यांग के लिए शिक्षा से, अध्यापक से, कमजोर छात्रों से। विशेष शिक्षा जो है किससे संबंधित होती है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। कौन से बच्चों को जो है विशेष शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, कौन से बच्चों को विशेष शिक्षा दी जाती है ये आपको बताना है। देखो अध्यापकों से तो होगी नहीं, है ना, बच्चों से होगी कि जो बच्चे क्या हैं, कमजोर हैं, पिछड़ित वर्ग से हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए दी जाती है। बी बिल्कुल सही है। देखिए प्रतिभाशाली छात्रों को तो जरूरत ही नहीं है किसी मतलब विशेष शिक्षा की, कि उनको जो है कोई विशेष शिक्षा दी जाए, है ना। यहाँ पर कमजोर छात्रों के लिए भी नहीं, यहाँ पर कमजोर छात्र और प्रतिभाशाली कहते हैं ना, समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ जो है शिक्षा देनी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिव्यांग के लिए जो है शिक्षा अलग से दी जाती है। जो बच्चे क्या है, दिव्यांग है, जो अच्छे से सुन नहीं पाते, कई बच्चे अच्छे से देख नहीं पाते, उनके लिए जो है विशेष शिक्षा की यहाँ पर जो है किया जाता है कि उनको जो है सही से शिक्षा प्राप्त हो पाए, क्योंकि उनके लिए अलग अलग टूल जो है दिए जाते हैं, है ना, अलग अलग टूल दिए जाते हैं जिनके माध्यम से उन बच्चों को सिखाया जाता है। तो विशेष शिक्षा जो है किनके लिए होनी चाहिए, दिव्यांग के लिए जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, जॉन डीवी के अनुसार स्कूलों के छात्रों को तैयार करना चाहिए शोध के लिए कि आप क्या करें, रिसर्च करें। भाई बच्चों की पढ़ाई इसलिए करवा रहे हो कि बच्चा रिसर्च करे, भविष्य के जीवन के लिए, उद्यमशीलता के लिए यानी कि बच्चे जो है यहाँ पर बिजनेसमैन बन पाए उनके लिए, वर्तमान जीवन के लिए। तो जल्दी से बताइएगा, स्कूलों को छात्रों को जो है तैयार करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, जॉन डीवी के अनुसार आपको बताना है, अपने अनुसार नहीं बताना, जॉन डीवी के अनुसार बताना है कि जॉन डीवी ने यहां पर क्या कहा था। ठीक है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ए, चलिए देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। जॉन डीवी कहते हैं कि स्कूल में छात्रों को जो है तैयार करना चाहिए भविष्य के जीवन के लिए। किसके लिए, भविष्य के जीवन के लिए जो है बच्चे को तैयार करना चाहिए कि भविष्य में बच्चा जो है अपने जीवन में क्या क्या उसको करना है, उसके लिए बच्चा तैयार हो पाए, ना कि सिर्फ रिसर्च के लिए, ना ही सिर्फ बिजनेस के लिए। यहाँ पर तो सिर्फ एक तरफा बात होगी ना, तो बच्चा वहां पर जो करना चाहेगा, बच्चे को इतना तैयार कर दो कि जीवन में जो है बच्चा कहीं पर भी कार्य करने लायक बन जाए। तो ये बात जॉन डीवी के अनुसार जो है कही गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिएगा, आशीष बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका जो है HTET PRT 4 दिसंबर 2022 का पेपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के ज्ञान को नहीं दर्शाता, नोट के लिए पूछ लिया, गलत के लिए पूछ लिया, सटीकता, अस्पष्टता, अव्यवस्थित और या फिर तार्किक। जल्दी से बताइएगा कौन नहीं दर्शाता है। गणित में सटीकता होती है, बिल्कुल होती है। 2 + 2 4 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, फिक्स हैं। 2 और 2 को 5 हम नहीं बना सकते, है ना, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अस्पष्टता होती है, जल्दी से बताएंगे। बी बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। व्यवस्थित क्रम में होती है, बिल्कुल आपकी जो है 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा, तो ये व्यवस्थित होती है, बिल्कुल सही है। तार्किक होती है, भाई मैथ में तार्किक तो होगी, जब तक तर्क वितर्क नहीं करोगे तो मैथ को कर ही नहीं पाओगे। लेकिन इसने कहा कि ज्ञान को नहीं दर्शाता, तो ये अस्पष्टता को नहीं दर्शाता, क्योंकि इसमें सारी चीजें क्या होती हैं, स्पष्ट रूप से हमारे सामने निकल कर आती हैं। तो राइट आंसर नहीं के लिए क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, निरीक्षणों के प्रकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न संपूर्ण पाठ्यचर्या पर आधारित होते हैं, कि जो आपके ऐसे होते हैं ना, वो आपकी पूरी पाठ्यचर्या को कवर कर लेते हैं। क्या ऐसा होता है,
वस्तुतः इस प्रकार के प्रश्न अनिश्चित और असीमित होते हैं कि आपके जो ऑप्शनल टाइप होते हैं वो आपके असीमित होते हैं, यानी कि उनको काउंट आप कर ही नहीं सकते हैं। वस्तुतः इस प्रकार के प्रश्न अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। विश्वसनीय यहां पर गलत है, ठीक है। विश्वसनीय और वैध होते हैं। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न द्वारा विचार अभिव्यक्ति या फिर आकलन जो है नहीं होता है। तो यहां पर बताइएगा कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा सही है। देखिए जो ऑप्शनल होते हैं ना, जो ऑप्शनल होते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन हुए, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन में देखा था, है ना, कि ये क्या था, स्पष्ट था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, तो वही क्या था, विश्वसनीय और वैध था कि ये आपका क्या है, स्पष्ट नहीं है। क्या है, स्पष्ट नहीं है। तो जहां पर आप क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप देखते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाते हैं, विश्वसनीय और वैध हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक फिक्स आंसर होता है, ठीक है, उनका सिर्फ एक फिक्स आंसर होता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, विश्वसनीय हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। ये आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जितना कवर किया आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस को पीवाईक्यू में, मैंने देखा यहाँ पर आपका एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है, आपका टीचिंग मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका गणित की प्रकृति से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक है जिनको हम जो है अलग से कवर करेंगे। तो आज हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो इसके आधार पर अब जो है हम ये सारे कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा टीचिंग मंत्रा पर। चलिएगा, एक विद्यार्थी अपने गणितीय संक्रियाओं के ज्ञान के आधार पर एक सब्जी विक्रेता को गणना करके कुल राशि का भुगतान करता है। इस परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण उद्देश्य का प्रयोग हुआ है। ज्ञानात्मक कि बच्चे को ज्ञान था तभी बच्चा जो है यहाँ पर कुल राशि का भुगतान कर पाया। फिर कहता है अबोध, बच्चे को बोध था कि यहाँ पर सब्जी के क्या बनते हैं, 35 रुपीज बनते हैं, लेकिन बच्चे ने क्या दिए, 50 रुपीज दिए। तो बच्चे को बोध था कि यहाँ पर मुझे 15 रुपए वापिस मिलेंगे, तभी बच्चा यहाँ पर कर पाया। बच्चे को एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन, सभी चीजों को क्या था, बोध था। ज्ञान प्रयोग, बच्चे ने प्रयोग किया हुआ था, बच्चे ने जो है प्रयोग किया हुआ था, बार बार उस चीज का प्रयोग किया हुआ था कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आएगा, एडिशन करने पर कितना आएगा। बच्चे ने प्रयोग करके देखा हुआ था, अप्लाई करके देखा हुआ था, इस कारण बच्चा क्या कर पाया, भुगतान कर पाया। या फिर सृजनात्मकता, बच्चा क्रिएटिव था तभी कर पाया। तो जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे ने ज्ञान प्रयोग किया हुआ था, अप्लाई करके देखा हुआ था। बच्चे ने देखिए यहाँ पर कंसेप्ट को सीखा हुआ था अपनी कक्षा में और उन चीजों को करा हुआ था। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने 50 रुपए की सब्जी ली, ठीक है, और बच्चे ने वहां पर सब्जी वाले को कितने दिए थे, 100 रुपए दिए थे। तो बच्चे को कितने वापस मिलेंगे, 50 मिलेंगे, है ना। बच्चे को इस प्रकार के क्वेश्चन से बच्चा अवगत था, बच्चे ने प्रयोग करके देखा हुआ था, तभी जो है क्या कर पाया, गणना करके कुल राशि का बच्चा क्या कर पाया, भुगतान कर पाया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा अब हम करने वाले हैं एस्टेट टीजीटी दिसंबर 2022 के क्वेश्चंस। चलिए देखिए क्या कहता है। गणितीय सिद्धांतों की कृति लीलावती की रचना किस गणितज्ञ ने की थी। यहां पर गणितीय सिद्धांतों की कृति लीलावती की रचना किस गणितज्ञ ने की थी। भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य और ब्रह्मगुप्त। जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा जो है की गई है। लीलावती की रचना किस इसके गणितज्ञ के द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए यहाँ पर फैक्ट बेस है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भास्कराचार्य ने जो है लीलावती की रचना की थी। चलिए तो यहाँ पर इसको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। लीलावती वॉज रिटन इन 1150 एडी एंड देखिए कब हुई थी इसकी रचना, 1150 में हुई थी। और फर्स्ट पार्ट ऑफ भास्कराचार्य लार्जर वर्क सिद्धांता शिरोमणि, इस पर जो है सबसे ज्यादा काम किसने किया था, सिद्धांता शिरोमणि ने किया था। सिद्धांता शिरोमणि इज ए कंप्रेसिव वर्क एंड अर्थमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री एंड मोर। इसमें किस किस पर काम किया गया था, अर्थमेटिक पर काम किया गया था, अलजेब्रा पे काम किया गया था, ज्योमेट्री पर काम किया गया था, ठीक है, और इन पे बहुत अधिक इस जो है कार्य किया गया था। और लीलावती वॉज ए वेरी फेमस बुक इन द
मिडिएवल इंडिया, इंडिया के अंदर जो है ये काफी फेमस बुक है, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी, आपकी भास्कराचार्य के द्वारा जो है यहाँ पर रचना इसकी की गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। क्या कहा इसने, अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत जो है कौन सा नहीं है, नहीं के लिए पूछा है, यानी कि इन चार में से एक क्या है, गलत है, एक क्या है, गलत है। तो कौन सा गलत है, लघु पद का सिद्धांत, जिसे हम जो है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स कहते हैं, सब गति का सिद्धांत, अमूर्तता का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। भाई ये क्वेश्चन भी मेरे लिए क्या था, नया था। ठीक है, पैडागोजी मैंने एक बहुत कवर की है, लेकिन ये क्वेश्चन भी कुछ नया था। इसके कंसेप्ट को मैं समझूंगी कि क्या कंसेप्ट है, जितना मैंने समझा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसके जो है 6 पार्ट बताए गए थे। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ टेस्टिंग और प्रिंसिपल ऑफ गैरिटी। ठीक है, ये 6 कंसेप्ट बताए गए हैं, लेकिन यहां पर जो है कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, ये कंसेप्ट इनके अंदर नहीं था। तो क्वेश्चन की डिमांड ही क्या थी, नहीं, तो ये आपका जो है नहीं होगा। बाकी इसको डिटेल में जो है मैं पूरा कवर करके आपको जो है बताऊंगी। अभी ये कंसेप्ट जो है कुछ नया सामने निकल कर आया है। ठीक है, बाकी आपको जो है सारे कवर किए जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर, अंकगणित में मूलभूत प्रक्रिया के लिए निदानात्मक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया। किसकी बात कर रहा है, अर्थमेटिक में बात कर रहा है कि मूलभूत प्रक्रिया के लिए निदानात्मक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। जी.एम. रुच के द्वारा, जी.टी. बुसवेल एंड लेनोर्ड जोन के द्वारा, लियो जे ब्रुकनर द्वारा, फ्रेड जे एस स्कोनेल और एस एलिनियर स्कोनेल के द्वारा। तो जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा जो है ये किया गया है, किसके द्वारा कवर किया गया है, ये आपको बताना है। निदानात्मक परीक्षण किसके द्वारा ये विकसित किया गया था अंकगणित के अंदर, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जी.टी. बुसवेल और लेनोर्ड जोन के द्वारा ये कवर किया गया था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टोल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। देखिए गेस्टोल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। जहां पर हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, गेस्टाल्टवादी कौन थे आपके, कोहलर, कोफका, वर्दीमर, है ना, ये आपके गेस्टोल्टवादी थे, जिन्होंने किस पर बात की थी, यहाँ पर पूर्ण से अंश की बात की है। ठीक है, होल टू पार्ट की बात की है, होल टू पार्ट की बात ये करते हैं, पूर्ण से अंश की ओर कार्य करने पर बात करते हैं। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, तो गेस्टाल्टवादी हमारे थे कोहलर, कोफका, वर्दीमर और आपके कुर्ट लेविन। ठीक है, कुर्ट लेविन को यहाँ पर क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित भी रखा जाता है। तो ये सभी गेस्टाल्टवादी थे जिन्होंने पूर्ण से अंश यानी कि होल टू पार्ट की बात करी है कि कोई भी कार्य सीखा जाता है तो होल टू पार्ट के रूप में सीखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, गणित शिक्षण में संवर्धनकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता किन छात्रों के हेतु होती है। कमजोर छात्र के लिए, मंद बुद्धि छात्र के लिए, पिछड़े छात्र के लिए, प्रगतिशाली छात्र के लिए। तो यहाँ पर बताना है कि संवर्धनकारी कार्यक्रम की आवश्यकता किन छात्रों के लिए जो है होती है। परमिटिव प्रोग्राम्स, कुछ अलग से जो प्रोग्राम रखे जाते हैं वो किन छात्रों के लिए रखे जाते हैं। भाई जो आपके प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए तो कोई नीड ही नहीं है ना। बाकी मंदबुद्धि छात्र तो यहाँ पर सीख ही नहीं पाएंगे, कमजोर छात्र के लिए नहीं, पिछड़े छात्र जो सीख सकते हैं, उनकी एबिलिटी है लेकिन किसी तरह से दिव्यांग है, कोई अच्छे से सुन नहीं पा रहा, कुछ अच्छे से देख नहीं पा रहा, तो उनके लिए जो है कुछ विशेष यहाँ पर कार्यक्रम जो है रखे जाते हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को अनेक तरीके से सिखाया जाता है और बच्चा वहां पर सीख पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एबिलिटी है। बच्चा देखिए यहाँ पर अगर सुन नहीं पा रहा तो यहाँ पर देखकर अच्छा कर पाएगा। उनको जो है इन तरीके से यहाँ पर बताना कि बच्चे इशारे में सब चीजों को सीख पाए। ठीक है, बच्चा देख नहीं पा रहा तो यहाँ पर आप लुई ब्रेल के माध्यम से बच्चे को सिखा दे, तो उनके लिए जो है अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर रखे जाते हैं ताकि वो आसानी से यहाँ पर सीख पाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
सभी विज्ञान शिक्षा जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती सदैव ही अपनी नींव में दोषपूर्ण होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है जो कि दोषपूर्ण के लिए बात की गई है? रोजर बेकन के द्वारा, होगबेन के द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा या फिर लोगबैग कॉम्पटे के द्वारा? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। 20 का डी। डी कैसे दे रहे हो बच्चे? प्रगतिभाशाली छात्र संवर्धन कार्य में, यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली छात्र के लिए तो कोई नीड ही नहीं है ना कि कोई कार्यक्रम रखा जाए, ठीक है, तो पिछड़ित के लिए रखा जाता है ये। चलिए बताइएगा यहाँ पर दोषपूर्ण होती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? लोग बैक कैंपटे के द्वारा जो है कहा गया है। कैसे कहा गया है यहाँ पर देखिएगा, फैक्ट बेस है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, इसकी डिटेल बताइए, देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूल में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना होता है, कि बच्चे की यहाँ पर जो है विचार प्रक्रिया को क्या करने, गणितीय रूप दे दें, जिससे बच्चे को मैथ सीखने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। गणित तर्क शक्ति, समस्या समाधान, सृजनात्मकता और गणितीय चिंतन पर निर्भर करता है और यह कौशल अन्य कई विषयों में उपयोगी हो जाता है। जब बच्चे को गणितीयकरण करना आ जाता है तो वो इस्तेमाल जो है और सब्जेक्ट में भी जो है कर सकता है, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चे की तर्क करने की एबिलिटी क्या हो जाती है, मैथ करने पर बढ़ जाती है, तो बच्चा वहां पर क्रिएटिव रूप से जो है अनेक सब्जेक्ट में भी उन चीजों को जोड़ सकता है। तो यहाँ पर काम्पटे क्या कहते हैं, काम्पटे ने कहा कि उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ ही नहीं होती वह हमेशा क्या होती है, दोषपूर्ण होती है। यहां पर काम्पटे कहते हैं कि गणित के साथ कोई प्रारंभ नहीं होता कार्य तो वो अवश्य ही क्या होगा, दोषपूर्ण होगा। ठीक है जी, तो ये बात काम्पटे के अनुसार जो है कही गई है, दोषपूर्ण की बात काम्पटे के अनुसार कही गई है। तो दोषपूर्ण की बात कही गई थी तो ये किसके द्वारा है, काम्पटे के द्वारा की गई है। तो राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो। ठीक है जी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर देखिएगा ये अब आपका एक्सटेट पीआरटी 3 जनवरी 2021 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता के सामयिक ज्ञान के परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उपचारात्मक, संकल्पनात्मक, निदानात्मक, प्रभावात्मक? जल्दी से बताएंगे अधिगमकर्ता के सामयिक ज्ञान के परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है कौन सा है? बच्चे को करंट नॉलेज जो है कैसे प्राप्त होगी? उपचार दिया जाए तब होगी, कुछ नया कंसेप्ट बच्चे को सिखाया जाए तब होगी, निदान दिया जाए तब होगी, प्रभाव यानी कि कोई इफेक्ट उस पर डाला जाए तब होगी। तो जल्दी से बताइएगा किस प्रकार से जो है करंट नॉलेज उत्पन्न होगी? देखो अभी आपने आज क्लास ली मैथ्स पेडागोजी, कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं थे, ठीक है, आपको करंट नॉलेज उसकी नहीं थी, कुछ नॉलेज नहीं थी उसके बारे में, है ना, नए कंसेप्ट आपने सीखे, कंसेप्ट सीखने के बाद तो हो गई ना। तो यही बात है कि बच्चे को करंट नॉलेज की क्या क्या यहाँ पर एस्टेट में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, बच्चे को करंट नॉलेज नहीं है तो क्यों नहीं है कि बच्चे के कंसेप्ट ही, ठीक है, जब बच्चे ने कंसेप्ट सीखे तो बच्चे की नॉलेज क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है, जल्दी से बताएंगे। प्रभाव जब होगा जब बच्चे ने पहले कार्य किया होगा और उसका कार्य सही होगा, ठीक है, ना कि तुक्का मारने से। आप कहें कि मैंने तो तुक्का मार दिया और उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया, क्या आप इनको इस चीज की नॉलेज थी? क्या आपने अभी तक जितने भी PYQ किए पैडागोजी के, क्या आप उनकी नॉलेज आप सभी के अंदर थी? ठीक है, जब नॉलेज ही नहीं थी तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ा कि आपने सभी क्वेश्चन का आंसर जो है सही किया, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल गया और आपके अंदर जो है उसका इफेक्ट पड़ गया? तो इफेक्ट नहीं हुआ, आपने कुछ नए कंसेप्ट को सीखा, नए कंसेप्ट को सीखा तो आपके अंदर जो है कुछ नॉलेज उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगी, संकल्पनात्मक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है, जल्दी से बताएंगे, क्लियर हुआ सभी को?
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प गलत है? मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होती है। तो इसने बात क्या की है, गलत की बात की है कि इनमें से कौन सा गलत है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से गलत वाला आपको बताना है। तो यहाँ पर एक टॉपिक और आपका निकल कर आता है, इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन का टॉपिक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस कंसेप्ट को भी आपको समझना होगा ताकि आपके एस्टेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, चलिएगा जल्दी से बताइएगा कौन सा यहाँ पर गलत है। मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, बिल्कुल। इवेल्युएशन अगर इफेक्टिव होगा तो आपका यहाँ पर निर्माण और अच्छा होगा कि आपने जो है कुछ कोई चीज सीखी और उसका इफेक्ट आपके ऊपर आया, तो वो आपको जो है आगे सीखने में, आगे और सीखने में, निर्माण में जो है आपको सहायता करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल की बात करती, एक तरफा बात कर दी कि विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, केवल विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होता, ऑल ओवर डेवलपमेंट पर होता है कि टीचर ने उसको सिखाया कैसे, बच्चे ने उसको सीखा कैसे, बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए। सिर्फ विषय वस्तु को पढ़ लेने से बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर केवल की बात कर दी, जो कि क्या है, गलत है। तो गलत के लिए ही यहाँ पर पूछा गया था, तो राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जिनका है डी वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ते हैं। गणित की प्रकृति है कैसी होती है? अमूर्त होती है, अतार्किक होती है, अविष्ट होती है, अव्यवस्थित होती है। तो यहां पर बताइएगा गणित की प्रकृति कैसी होती है? ए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सभी का। तो यहाँ पर गणित की प्रकृति क्या होती है? अमूर्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सभी का बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यह न केवल संभव है कि वर्ण गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक है, आवश्यक भी है। यह कथन किसका है? मार्शल का है, हर्बर्ट का है, किलपैट्रिक का है, बेलार्ड का है? तो जल्दी से बताइएगा कि गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? ये आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रही हैं रेनू रानी जी? ए, करिएगा। तो देखिए यहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिएगा गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? हर्बर्ट के द्वारा कहा गया है, हर्बर्ट के द्वारा कहा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है? चलिएगा फैक्ट बेस्ड है, इसको आप जो है याद कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं एचटेट पीआरटी 19 दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिएगा गणित की प्रकृति कैसी है? अलंकारिक है, कठिन है, तार्किक है, अव्यवस्थित है? तो जल्दी से बताइएगा गणित की प्रकृति कैसी है। जहां पर अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखा था कि गणित की प्रकृति कैसी है, गणित की प्रकृति कैसी है? अमूर्त है ना, अमूर्त है। वहीं पर क्वेश्चन को घुमा दिया कि गणित की प्रकृति कैसी है। अब आप यहां पर बताएंगे क्योंकि इसमें आपको अमूर्त तो दिखेगा ही नहीं, तो अब बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा कि गणित की प्रकृति जो है कैसी है? गणित की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अमूर्त आ जाए या फिर तार्किक आ जाए, दोनों ही क्या है? सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर गणित का सामान्य अर्थ है
गणना का विज्ञान। क्या है? गणना का विज्ञान। इसकी प्रकृति क्या है? तार्किक होती है। गणित संख्या, स्थान और मापन का विषय जो है होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, कि तार्किक होती है। चलिएगा, यहां पर देखिएगा, ये आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से, जहां पर हमने अभी पहले क्वेश्चन किया था ब्लूम टैक्सोनॉमी से, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है ये आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से। गणित शिक्षण के उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष से संबंधित है? समन्वय, क्रियान्वयन, संश्लेषण, संगठन। तो जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। पहले आया था आपका संज्ञानात्मक पक्ष से क्वेश्चन, अब आ रहा है भावात्मक पक्ष से क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से दोनों जुड़े हुए हैं। तो बताइएगा यहां पर कौन सा पक्ष जो है यहां पर संबंधित है आपके भावात्मक पक्ष से? देखिए साफ दिखाई दे रहा है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और आपका कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहां पर ना ही आपका कोऑर्डिनेशन है, ना ही आपका सिंथेसिस है, ना ही आपका मैनिपुलेशन है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। ये आपके जो है भावात्मक पक्ष के टाइप दिए हुए हैं 5, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो राइट क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? क्या कर रहे हो आप सभी? मैंने यहाँ पर 5 टाइप लिखे हुए हैं, 5 टाइप को लिखा हुआ है, फिर भी गलत कर रहे हो। हाँ, फिर भी बी कैसे दे रहे हो? कैसे दे रहे हो बी? क्या ये टाइप यहाँ पर आ रहे हैं? भावात्मक पक्ष के ये 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार में सिर्फ एक ही प्रकार आ रहा है ऑर्गेनाइजिंग, जो कि आपका डी ऑप्शन में है, जो कि आपका डी ऑप्शन में है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ सभी को? तो आपको यहाँ पर संज्ञानात्मक पक्ष के, भावात्मक पक्ष के और एक मनोगत्यात्मक पक्ष, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का थर्ड है, इन तीनों के सभी टाइप आपको याद होने चाहिए कि कितने प्रकार हैं इनके, क्योंकि इन्हीं से जो है क्वेश्चन बन रहा है। इस बार संज्ञानात्मक और भावात्मक से पूछा गया, क्या पता नेक्स्ट टाइम आपका मनोगत्यात्मक से पूछ ले। तो आपको ये सभी जो है याद होने चाहिए। तो इसकी पूरी थ्योरी को हम जो है कवर करेंगे, तो आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे टीचिंग मंत्रा चैनल पर। चलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर जरूर किया करें भाई क्लास को, ठीक है। लाइक शेयर कर दिया करें सभी स्टूडेंट में, ताकि उनको भी इन क्वेश्चंस की मदद मिल पाए, ठीक है, वो भी ये सभी कंसेप्ट क्लियर कर पाए। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षण की विशेषता नहीं है? नोट के लिए पूछ लिया है, नहीं के लिए पूछ लिया है कि इनमें से गलत कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा है। आकलन के लिए अधिक मेहनत और प्रयास की आवश्यकता होती है, अधिक विश्वसनीयता होता है, अधिक वैध होती है, मानकों के निर्धारण में सुगमता होती है। तो जल्दी से बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षण की विशेषता जो है नहीं होती है? ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पूछ लिया है। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए देखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर देखिएगा आपके 4 ऑप्शन होते हैं, है ना, 4 ऑप्शन होते हैं जो कि फैक्ट बेस्ड होते हैं। रटा रटाया आंसर उसके अंदर आपको मिल जाता है, जिसमें विश्वसनीयता आपकी आ जाती है, वैधता आ जाती है, सुगमता आ जाती है, लेकिन कोई मेहनत या फिर प्रयास की आवश्यकता उसके अंदर नहीं होती है। किसी प्रकार की मेहनत और प्रयास आपको नहीं करना पड़ता है। तो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां पर मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, ऑल टाइम पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। एक एक नंबर से हमें पिछड़ित नहीं होना है, तो पेपर में गलती नहीं होनी, ठीक है। यहां पर जितनी मर्जी गलती कर लो, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें एस्टेट एक ही बारी में निकालना है भाई। तो यहां पर मेहनत और प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, अब हम करने वाले हैं एचटेट टीजीटी दिसंबर 2020 के क्वेश्चन पेडागोजी के। देखिएगा, ये हम पेडागोजी कवर कर रहे हैं, तो आपको कंटेंट के सभी क्वेश्चंस करवा रहे हैं दीपक सर, ठीक है, कंटेंट के सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं दीपक सर। तो दीपक सर के यहाँ पर जो है एप्लीकेशन पर भी बैचेस चल रहे हैं, जो कि आपकी पीआरटी को लेकर है, ठीक है, टीजीटी को लेकर है, और ये आपका पीजीटी को लेकर बैच चल रहा है एप्लीकेशन पर, टीचिंग मंत्रा एप्लीकेशन पर। और आपके पीवाईक्यू जो है आपको टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर भी सर ने करवाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, चैनल को विजिट कर सकते हैं। बाकी पेडागोजी का सेक्शन मेरे द्वारा कवर करवाया जा रहा है, जिसमें आज आपकी फर्स्ट क्लास है, जिसमें आपकी फर्स्ट क्लास है, और एप्लीकेशन पर भी मेरे द्वारा आपको कवर करवाया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पर भी मेरे द्वारा कवर आपको पेडागोजी का सेक्शन करवाया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे पेडागोजी के लिए, और कंटेंट के लिए आप बने रहेंगे दीपक सर के साथ में। चलिएगा,
अब चलते हैं यहाँ पर, अंकगणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया गया था। ये बात किसके द्वारा की गई है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था अभी, जो कि पीआरटी में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है किसमें? टीजीटी के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देख रहे हो आप, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ये मत समझिएगा कि हम पीआरटी के हैं तो हम टीजीटी के क्यों करें, और टीजीटी वाले यूं मत समझिएगा कि हम पीआरटी वाले क्यों करें। आपको सभी करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, रिपीट करता है। टीजीटी वाले पीआरटी में, पीआरटी वाले टीजीटी में। मैंने काफी देखा है आपके साइकोलॉजी में भी, मैथ्स पेडागोजी में भी, और आपके हिंदी में भी, है ना, हिंदी इंग्लिश ग्रामर में भी देखा है, तो वहां पर रिपीट करता है। रेनू चौहान मैम, पीआरटी मैथ में, पीआरटी में देखिए लास्ट टाइम 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 7 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे गए थे। 2022 में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 30 में से देखिए 5, 7 इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने आज 7 क्वेश्चन आपको वो करवाए हैं। पहला जो स्टार्टिंग हुआ था आज की क्लास का, उसमें मैंने 7 क्वेश्चन पीआरटी 2023 के 7 क्वेश्चन जो आए थे सबसे पहले वही कवर किए थे, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में नहीं आए थे तो क्लास को स्टार्टिंग से देखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन रहा है भाई? राइट आंसर बन रहा है जीटी बुसवेल और लेनोर जोन के द्वारा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, कि जो चीज आप नहीं जानते उसको आप जानने लगते हैं, किस शिक्षण विधियों में प्रयुक्त ये होता है? प्रदर्शन विधि में, प्रयोग विधि में, संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में? तो जल्दी से बताएंगे किस में जो है ये प्रयुक्त होता है, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, फिर हम जो है कंसेप्ट पर काम करने वाले हैं, ठीक है। सभी कंसेप्ट पर काम करेंगे, इसके बाद जो भी हमारी मैथ पेडागोजी की क्लास होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण विधि, जहां पर हम चीजों को क्या करते हैं, टुकड़ों में बांट कर देखते हैं। कोई हमारे सामने समस्या आई तो हम टुकड़ों में बांट कर देख लेते हैं कि कमी कहां पर आ रही है, तो वो आपकी किसमें होती है? विश्लेषण विधि होती है। यानी कि हम चीजों से क्या है, अज्ञात रूप में है, लेकिन जब हम टुकड़ों में बांट कर देख लेते हैं तो हमें उन चीजों का क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जब हम चलते हैं तो वो आपका विश्लेषण विधि में आ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो टीचिंग मेथड से क्वेश्चन हमें 3 से 4 देखने को मिले आज पीवाईक्यू में। तो टीचिंग मेथड टॉपिक को हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर जो है आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 30 क्वेश्चन किए, है ना। पीवाईक्यू के आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। 30 में से अब आपका कितना स्कोर रहा मुझे जरूर बताइएगा। बाकी ये पीडीएफ, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टीचिंग मंत्र टेलीग्राम पर, टीचिंग मंत्र टेलीग्राम पर, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर पिन किया हुआ है। तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर ये पूरा पीडीएफ पा पाएंगे क्लास खत्म होने के 2 मिनट के बाद ही, ठीक है। तो आप ये टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की क्लासेस के लिए, ठीक है जी। तो क्लास कैसी लगी सभी मुझे जरूर कमेंट डाउन करेंगे। और जो स्टूडेंट बाद में क्लास को देख रहे हैं, जिनको किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट रहता है, तो कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को दूर किया जा सके। तो बने रहिएगा। क्लास टाइम 5 बजे, ठीक है, शाम को 5 बजे। मनोज जी आपको सर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। चलिएगा मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट होंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे कंसेप्ट जो है लेकर आऊं, है ना। कहीं पर गलती हुई है तो उसके बारे में भी मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक 26-16 वेरी गुड, बहुत ही अच्छा स्कोर है ना। आप लेट आए, मे बी 16 को आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं। ओके कुशल्या जी आपने आंसर ही नहीं किए थे भाई, कहां से 26 बना दिए? चलिए कोई बात नहीं, अच्छा स्कोर है जिन्होंने भी किया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।